हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू आवर फर्स्ट चैप्टर। आज हम फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने सेकंड लेक्चर में कृत्रिम कायिक जनन की दो विधियां पढ़ी। पहली विधि कर्तन और दूसरी विधि दाब लगाना। आज हम कृत्रिम कायिक जनन की अंतिम विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है रोपण या कलम लगाना। तो देखिए, इस विधि में पादप के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण किया जाता है। वे संयुक्त होकर एक नए पौधे के रूप में वृद्धि कर सके। उत्तम किस्म के पादप के उस भाग को जिसका रोपण करते हैं उसे हम कलम कहते हैं। दूसरा, निम्न गुणों वाला स्थानीय पादप जिस पर रोपण किया जाता है अर्थात कलम को लगाया जाता है और नए पौधे का आधार बनाता है उसे स्कंद कहते हैं। तो देखिए, जिस पौधे पर रोपण किया जाता है उसे स्कंद कहते हैं और जिस पौधे का रोपण करते हैं उसे हम कलम या सायोन कहते हैं। इस विधि के दौरान मुख्य रूप से दोनों पादपों के जो तने होते हैं उनकी एधाएं या कैम्बियम आपस में जुड़ जाती है और रोपित किया गया पौधा मुख्य रूप से वृद्धि करके विभाजन शुरू कर देता है। इस प्रकार की विधि मुख्य रूप से गुलाब, आम, नींबू, सेब इत्यादि के लिए कारगर साबित होती है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्टिंग के प्रकार। ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है जीभी रोपण, दूसरा है फत्सर रोपण, तीसरा है किरीट रोपण और चौथा है कलम रोपण। तो देखिए, सबसे हम पहले पढ़ेंगे जीहा रोपण। देखिए, इस प्रकार के रोपण में स्कंद और कलम की मोटाई समान होती है, यानी स्कंद और कलम की मोटाई समान होती है। कलम तथा स्कंद दोनों में 5 से 8 सेंटीमीटर एक चीरा लगाया जाता है। इसके बाद स्कंद में वी आकार का चीरा लगाते हैं और कलम में इसी प्रकार का चीरा लगाया जाता है जिससे कि यह स्कंद में ठीक प्रकार से फिट हो जाए। कलम का स्कंद में लगाने के बाद दोनों को कसकर बांध देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीभी रोपण का एक रफ डायग्राम बनाया गया है, आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो स्कंद और कलम होती है इसकी मोटाई मुख्य रूप से क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब देखिए, ये कलम है और ये है स्कंद। इसमें मुख्य रूप से 5 से 8 सेंटीमीटर एक चीरा लगा दिया जाता है। इसके बाद में जो स्कंद है ये इसमें वी आकार का चीरा लगाते हैं। बाद में कलम में भी स्कंद के समान चीरा लगा देते हैं जिसके कारण स्कंद कलम में ठीक प्रकार से फिट हो जाए। कलम को स्कंद में लगाने के बाद दोनों को आपस में कसकर बांध दिया जाता है। देखिए, हम दूसरी विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है फत्सर रोपण, जिसे इंग्लिश में वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। देखिए, रोपण की इस विधि में कलम और स्कंद का व्यास समान होना चाहिए। स्कंद में मुख्य रूप से वी आकार का चीरा लगाया जाता है जबकि कलम में वेज आकार का चीरा लगाते हैं। कलम को स्कंद में फंसाकर अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। इसमें क्या होता है, जो स्कंद होती है उसका व्यास कलम के समान होना चाहिए। स्कंद में मुख्य रूप से वी आकार का चीरा लगाते हैं लेकिन जो कलम है इसमें मुख्य रूप से वेज शेप का चीरा लगाते हैं जिसके कारण जो कलम होती है इसको स्कंद में अच्छी तरह से फंसाकर बांध दिया जाता है। अब देखिए, ग्राफ्टिंग की तीसरी विधि है जिसका नाम है किरीट या मुकुट रोपण। तीसरी विधि कौन सी हो गई, किरीट या मुकुट रोपण, जिसे क्राउन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार के रोपण में स्कंद की मोटाई कलम की तुलना में कई गुना अधिक होती है। कहने का मतलब, इस प्रकार की विधि में स्कंद की जो मोटाई होती है वो कलम की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है जिसके कारण एक ही स्कंद में कई कलमों को रोपित किया जा सकता है। स्कंद की एधा कलम की एधा के संपर्क में आती है और कोशिका विभाजन होने के कारण एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती है।
तो देखिए इस प्रकार की टेक्निक में स्कंद की जो मोटाई होती है वो कलम की तुलना में कई गुना अधिक होती है, जिसके कारण जो स्कंद होती है उसमें कई कलमों को रोपित किया जा सकता है। जो स्कंद की कैम्बियम यानी एधा होती है वो कलम की एधा के संपर्क में आती है, जिसके कारण कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है और एक स्वतंत्र पौधे का निर्माण कर लेती है। अब देखिए ग्राफ्टिंग की जो अंतिम विधि है जिसका नाम है कलिका रोपण, जिसे हम बड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। इस प्रकार के रोपण में मुख्य रूप से कलम कलिका के रूप में होती है। इसमें स्तंभ की जो छाल होती है उसमें टी आकार का एक चिरा लगाया जाता है और कलम को भी टी आकार में उतारकर जमीन में रोपित कर दिया जाता है। रोपित कर देने के बाद इन्हें धागे से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है। बड ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से सेब, नाशपाती, गुलाब इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। अब इस पाठ का सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंगिक जनन। देखिए आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन पुष्पों के द्वारा होता है, अर्थात पुष्पों में पौधे के लैंगिक जनन विद्यमान होते हैं। तो देखिए प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का संयोजन होता है तथा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जो नई संतति का विकास करता है, उसे हम लैंगिक जनन या लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो देखिए पुष्प एक सीमित वृद्धि वाला एक रूपांतरित परोह होता है। पुष्प पौधे की शाखा या स्तंभ से एक वृंत के द्वारा लगा होता है, जिसको हम पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत का शीर्ष भाग चौड़ा होता है, जिसे हम पुष्पासन कहते हैं। आगे पुष्प का डायग्राम दिखाया गया है, जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम बात करते हैं पुष्प के विभिन्न भागों की। एक प्रारूपिक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, जो कि चक्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। जब किसी पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं तो उसे कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं, और जब किसी पुष्प में चारों चक्रों में से एक चक्र अनुपस्थित होता है तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। जो पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं उनके उदाहरण सरसों, मटर, गुड़हल आदि है, जबकि अपूर्ण पुष्पों के उदाहरण लौकी, पपीता इत्यादि है। तो देखिए पुष्प के हम 4 भाग हमने बताए थे, इनके प्रत्येक भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पुष्प का जो सबसे पहला भाग है जिसका नाम है बाह्य दलपुंज, यह सबसे बाहर का चक्र होता है। इसका प्रत्येक सदस्य बाह्य दल कहलाता है। बाह्य दल मुख्य रूप से हरे रंग का होता है, जो पादपों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है और कलिका अवस्था में पुष्प के भीतरी भागों की सुरक्षा भी करता है। दूसरा भाग है जिसका नाम है दलपुंज। तो देखिए दलपुंज पुष्प का दूसरा भाग है, जो मुख्य रूप से बाह्य दलों के अंदर की ओर स्थित होता है। इसका प्रत्येक सदस्य मुख्य रूप से दल या पंखुड़ी के नाम से जानी जाती है। यह दल या पंखुड़ी विभिन्न रंगों के होते हैं और परागण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तीसरा भाग है पुमंग। पुमंग मुख्य रूप से पुष्प का तीसरा चक्र है, जो कि दलों के अंदर की ओर स्थित होता है। यह पुष्प का एक नर जननांग भाग है। पुष्प का एक सदस्य मुख्य रूप से पुंकेसर कहलाता है। तो देखिए पुमंग क्या है, नर जननांग भाग है, और इसका सदस्य क्या कहलाता है, पुंकेसर। पुंकेसर के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग है परागकोश, दूसरा है पुतंतु या तंतु, और तीसरा भाग है योजी। देखिए परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकणों का। और जो ये तंतु या पुतंतु है, यह मुख्य रूप से इस परागकोण को पोषण उपलब्ध कराता है, तथा योजी परागकोशों पर पुतंतु के जुड़ने का स्थान होता है। अब हम
पुष्प के अंतिम भाग की बात करते हैं जिसका नाम है जायांग। यह पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है। यह पुष्प का एक मादा जननांग भाग है। यह मुख्य रूप से अनेक अंडकों या स्त्री केसरों के द्वारा मिलकर बना होता है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। पहला भाग है वर्तिकाग्र, दूसरा भाग है वर्तिकाग्र और तीसरा भाग है अंडाशय। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंडाशय की। ये जो स्त्री केसर है इसका फुला हुआ जो आधारीय भाग है यह मुख्य रूप से अंडाशय कहलाता है। यानी पुष्प का फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय में मुख्य रूप से ओवल्स का निर्माण होता है। अंडाशय में क्या बनता है? बीजांड। देखिए दूसरा भाग है वर्तिका। वर्तिका मुख्य रूप से आपको दिखाया गया डायग्राम में यह नलिकाकार भाग होता है जो अंडाशय से निकलता है, जो वर्तिकाग्र को पुष्प से बाहर निकालने का कार्य करता है और पराग नलिका बनाने में सहायता करता है। तीसरा भाग है वर्तिकाग्र। अब देखिए वर्तिका के ऊपर एक गांठनुमा भाग है जो परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। बाह्य दल एवं दल पुष्प के बंदे भाग होते हैं, अतः इन्हें हम पुष्प के सहायक चक्र कहते हैं। लेकिन जायांग एवं पुमंग पुष्प में जननशील चक्र के नाम से जाने जाते हैं। यानी पुष्प के जो 4 भाग हैं जिनमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायांग पुष्प के जननशील भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का चिन्ह दबाइए।